मैं मनोज, अध्यक्ष हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में स्नातक द्वितीय वर्ष के हिंदी रचना में प्रस्तावित दिनकर की एक कविता किसको नमन करूं मैं पर चर्चा की जाएगी। इस चर्चा के पूर्व हम सबको एक दिनकर के रचना संसार के बारे में जान लेना आवश्यक है। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि रामधारी सिंह दिनकर बिहार के धरती के विख्यात कवि थे। इनका जन्म बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में 23 सितंबर 1908 को हुआ था। किसान परिवार से जुड़े हुए थे। इनकी हाई स्कूल की शिक्षा मोकामा उच्च विद्यालय से हुई थी। उसके बाद बीए में वो पटना विश्वविद्यालय आ गए और इतिहास ऑनर्स इतिहास प्रतिष्ठा में उन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। शुरुआती दौर में बरबीघा हाई स्कूल के शिक्षक अध्यापक रहे। उसके बाद उन्होंने सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार के पद पर तथा सासाराम में रजिस्ट्रार के पद पर काम किया। 1950 ईस्वी में लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर के हिंदी विभाग में उन्होंने शिक्षण का कार्य किया। प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। आज़ादी के बाद 1952 ईस्वी में जब पहली लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में उन्हें मनोनीत किया गया। 12 वर्ष तक वो संसद सदस्य रहने के बाद फिर 1964 ईस्वी में इन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। 1965 से 71 तक दिनकर जी भारत सरकार के हिंदी सलाहकार थे। इस प्रकार इन्होंने विभिन्न पदों को अपने योग्यता से अलंकृत किया और विभिन्न पदों के माध्यम से इस देश की सेवा की। दिनकर जी की खासियत थी कि इनकी कविताओं में ओज की भावना, राष्ट्रीय भावनाएं भरी पड़ी हुई थी। अगर हिंदी साहित्य के इतिहास में राष्ट्र कवि के रूप में पुकारने का जो चलन है, वो सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता था। उसके बाद दिनकर को भी राष्ट्र कवि के रूप से संबोधित किया जाता है। इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए भागलपुर विश्वविद्यालय ने डिलीट की मानद उपाधि प्रदान की। 1959 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया साहित्य सेवा के लिए। 1973 में उन्हें उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वस्तुतः दिनकर जी मुख्यतः कवि ही थे। इनकी पहली पुस्तक रेणुका 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रेणुका, हुंकार, रसवती इनके आरंभिक युग की रचनाएं हैं, जिस समय स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी जा रही थी। उस लड़ाई से प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से अपनी कविताओं में भावों की अभिव्यक्ति करके राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार करने के लिए उन्होंने रेणुका, हुंकार, रसवंती आदि कविता संग्रहों का प्रकाशन कराया। उनकी प्रसिद्धि हुंकार के प्रकाशन से पूरे भारत में फैल गई और राष्ट्र कवि के रूप में उनकी पहचान बन गई। 1941 से 46 के बीच उन्होंने कुरुक्षेत्र की रचना की, जिसकी भी लोकप्रियता आज तक है। युद्ध और शांति को लेकर जो प्रश्न उनके मन में उस समय तत्कालीन
जागरूक व्यक्तियों के मन में थे, उसी दुविधा के साथ इस कुरुक्षेत्र की रचना की गई थी। ये प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र महाकाव्य के शांति पर्व की कथा पर आधारित था तथा द्वितीय विश्व की पृष्ठभूमि में लिखा गया था। इनकी दूसरी जो सबसे प्रसिद्ध कृति है रश्मि रथी 1952 ईस्वी में प्रकाशित होती है, जो दानवीर कर्ण के चरित्र पर आधारित थी। इसमें कवि समाज द्वारा प्रताड़ित, त्यक्त और दलितों के बीच नई चेतना जगाते हुए उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सावधान किया है। रश्मि रथी में महाभारत के कर्ण के साथ जो राजनीतिक सामाजिक व्यवहार किया गया, उस व्यवहार के माध्यम से लोगों के मन में प्रताड़ना, दलितों के बीच दलितों के प्रति जो उपेक्षा की भावना समाज में मौजूद थी, उसका उन्होंने विरोध किया। उर्वशी दिनकर का प्रेम संबंधी काम आध्यात्म संबंधी महाकाव्य है। उर्वशी एक अपने अलग तरह के तेवर की कविता है। इसमें रूप, सौंदर्य, प्रेम और श्रृंगार की अनुभूतियों की खुली अभिव्यक्ति की गई है। सचमुच उर्वशी नर नारी के सनातन यौन संबंधों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने वाला श्रृंगार काव्य है। इनके रचना संसार में उर्वशी का एक अपना अलग महत्व था। उसके बाद जो उनकी रचना परशुराम की प्रतीक्षा प्रकाशित हुई, उसमें कवि ने राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय गौरव की रक्षा के लिए, भारतीय जनता के शौर्य भाव को जगाने के लिए अत्यंत ओज भाव से युक्त वाणी का प्रयोग किया है। हारे को हरि नाम दिनकर की अंतिम काव्य रचना है। दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर केवल कविता के ही क्षेत्र में नहीं, गद्य के क्षेत्र में भी इतिहास, निबंध, समीक्षा आदि की पुस्तकें लिखी थी। इनकी गद्य कृतियों में संस्कृति के 4 अध्याय, जो 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, सर्वाधिक विराट ग्रंथ है। भाषा की भूलों के बावजूद शैली की प्रांजलता दिनकर के गद्य को आकर्षक बना देती है। इनकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ कहीं कहीं फारसी और अरबी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग मिलता है। कमोबेश दिनकर की जो रचनाएं हमारे सामने आती है, रेणुका जो काव्य से संबंधित है, काव्य की कोटि में आती है। रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, बापू, धूप और धुआं, रश्मि रथी, नील कुसुम, नए सुभाषित, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरि नाम। गद्य में जो रचनाएं उनकी प्रकाशित हुई, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, रेती के फूल, उजली आग, काव्य की भूमिका, प्रसाद पंत और मैथिली चरण आदि इनकी गद्य रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1975 को हुई थी, मद्रास में हुई थी। ये विद्यार्थियों, ये तो हुआ इनके रचना संसार, इनके व्यक्तित्व का परिचय। जो कविता आपके पाठ में प्रस्तावित है, वो कविता के संदर्भ में हम लोग उस कविता के संदर्भ में, कविता की पंक्ति के साथ उसमें अभिव्यक्त भावनाओं की खोज करेंगे और उसमें अर्थ का संधान करेंगे कि कोई भी कविता अपने समय और समाज की परिस्थितियों के बीच से पैदा होती है। किसी भी कविता को समझना हो तो जब तक उसका संदर्भ आपके सामने स्पष्ट नहीं होगा, उसका प्रसंग स्पष्ट नहीं होगा, तब तक कविता के सही अर्थ का संधान नहीं हो सकता है। दिनकर, जैसे कि आपको मालूम है कि 1908 में उनका जन्म हुआ, 1974 में मृत्यु हुई।
स्वाभाविक है आज़ादी का संघर्ष भी देखा, आज़ादी की प्राप्ति के समय का जोश भी देखा, और आज़ादी के बाद की परिस्थितियों को भी देखा, लोगों के मन में उत्पन्न मोहभंग को भी देखा। स्पष्ट है कि जिस जोश के साथ, जिस उमंग के साथ, जिस सपने के साथ एक नए भारत के निर्माण के लिए जो जन आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन चलाया गया, और जिसको लेकर तमाम लोगों ने अपने जीवन की आहुति दे दी, उस भारत को आज़ाद करने के लिए, उस भारत के निर्माण के लिए जो अंग्रेज़ों के शासन में संभव नहीं हो पा रहा था, जिसका सपना देखा गया था कि अपना शासन होगा तो उस समय वैसे भारत का निर्माण किया जाएगा। आज़ादी मिलने के बाद, आज़ादी के दिन तो जोश कायम रहा, लेकिन आज़ादी के बाद जैसे समय बीतता गया, वो सपने, उस सपने से उस समय के तजुर्बे, आज़ादी के बाद के भारत का कोई साम्य नहीं रहा। उस समय प्रचलित पंक्ति थी कि जो शासन व्यवस्था अंग्रेज़ों के ज़माने में चली आ रही थी, जिस तरह का शोषण, उत्पीड़न, जिस तरह के सत्ता का उपभोग करके अपने जीवन को सुखी रखने की प्रवृत्ति जो ब्रिटिश सत्ता ने कायम की थी, कमोबेश वही स्थिति आज़ादी के बाद भी जारी रही। लोग उस समय ये पंक्ति प्रचलित थी कि केवल गोरे चले गए और उनकी जगह पर काले आ गए, कोई व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। जैसा भारत चल रहा था, जैसा शोषण चल रहा था, जैसा जातिगत विभेद की भावना चल रही थी, जैसे धर्मगत विभेद की भावना चल रही थी, जैसे अमीरों के प्रति अमीरों को सोच कर नीतियाँ बनाई पहले भी जाती थी, आज़ादी के बाद भी बनाई जाती। गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं था, दलितों, पीड़ितों, वंचितों की सुनने वाला कोई नहीं था। जबकि आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो इस सपने के साथ नहीं लड़ी गई थी। आज़ादी की लड़ाई में जिस भारत का सपना था, उस भारत में सब लोग बराबर होंगे, इस सपने के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। सब लोगों के पास समान अधिकार होंगे, सब लोगों के पास समान सुविधाएं होंगी, सब लोगों के पास समान संसाधन होंगे, इस सपने के साथ स्वाधीनता आंदोलन के दौरान लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन आज़ादी जब मिली, आज़ादी के बाद का भारत उस सपने से बहुत दूर चला गया। स्वाभाविक है, कवि है ये कवि जो आज़ादी के पहले का भारत देखा है, आज़ादी के बाद का भारत देख रहा है, आज़ादी के पहले के भारत के सपने को देखा है और आज़ादी के बाद के भारत में उन सपनों को टूटते देखा है, तो स्वाभाविक है उसको पीड़ा होगी। इस कविता की रचना के पीछे यही पीड़ा, यही दर्द, कवि का दर्द इस रचना के लिए प्रेरित करता है। कविता का आरंभ प्रश्न से होता है कि किसको नमन करूं मैं, किसको नमन करूं। कवि कहता है कि मैं किसको नमन करूं, किसका आभार करूं, किसके सामने अपना सर झुकाऊं। और इसी दुविधा के साथ इस कविता का आरंभ होता है। उसके मन में संशय है कि तुझको या तेरे नदीस गिरी वन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं। आज़ादी के बाद के परिस्थितियों के बीच ये कविता, ये कवि के पास ये संशय की ऐसी स्थिति बनती है कि तुझको या तेरे नदीस, हे भारत माता, तुमको नमन करूं या तेरे नदीस गंगा को नमन करूं, या पहाड़ों को नमन करूं, या यहाँ की जंगलों को नमन करूं।
उसकी वंदना करो, उसके आगे सर झुकाऊं। मेरे प्यारे देश, देह या मन को नमन करूं। मेरे प्यारे देश, तुम बताओ कि मैं शरीर को नमन करूं कि आत्मा को नमन करूं। मेरे पास दुविधा की स्थिति है कि सर झुकाऊं तो किसके सामने झुकाऊं, शरीर के सामने झुकाऊं कि आत्मा के सामने झुकाऊं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं हे भारत। वो संशय अपनी कविता के माध्यम से आज़ादी के बाद की स्थितियों पर वो व्यंग्य कर रहा है। वो भारत को ढूंढ रहा है कि भारत पहाड़ों में है कि नदियों में है, यह भारत शरीर है कि आत्मा है। भारत के किस रूप को स्वीकार करके मैं उसके सामने अपना सर झुकाऊं। क्या आज़ादी के दौरान इसी तरह के भारत के लिए सपना देखा गया था? कविता आगे बढ़ती है। भूखे मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तू है। भूखे मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तू है। नर के नभश्चरण की दृढ़ कल्पना नहीं क्या तू है। भेदों का ज्ञाता निगूढ़ताओं का चीर ज्ञानी है। मेरे प्यारे देश, नहीं तू पत्थर है पानी। कवि कहता है कि भूखे मानचित्र पर जो एटलस में मानचित्र पर जो भारत का नक्शा कलम की नोक से बनाया जाता है, वो आकार ही क्या भारत है। क्या उसी की मैं वंदना करूं, या नर के नभश्चरण की दिल कल्पना नहीं क्या तू है। क्या नर के नभश्चरण मनुष्यों की आज़ादी के दौरान जो संघर्ष किया था, जिन सपनों के साथ संघर्ष किया था, जिस भारत का काल्पनिक स्वरूप उन लोगों के सामने था, उस कल्पना को नमन करूं, या इस कलम की नोक से खींची गई रेखाओं के बीच लिखे गए भारत का मानचित्र को नमन करूं। भेदों का ज्ञाता निगूढ़ताओं का चीर ज्ञानी है। मेरे प्यारे देश, नहीं तू पत्थर है पानी है। कवि कहता है कि मेरा प्यारा देश भेदों का ज्ञाता है, भेद को प्रसार करने वाला नहीं है, तमाम तरह के भेदों की वास्तविकता को समझने वाला है। मेरा प्यारा देश, भारत वो भारत जो मनुष्य को एक जाति का मानता है। वो जानता है कि हर एक मनुष्य के खूनों का रंग लाल ही होता है। वो जानता है कि सब की शारीरिक बनावट एक ही तरह के हैं, तो मनुष्य को एक जाति के रूप में जानता है। भेदों का ज्ञाता निगूढ़ताओं का चीर ज्ञानी है। भारत जो भेद मौजूद हैं उनकी वास्तविकताओं को जानता है, और जो अध्यात्म और निगूढ़ जो सारी दुनिया के लिए समझ से परे है, भारतीय संस्कृति में उसे समझने की कोशिश की गई है और समझ ली गई है। मेरे प्यारे देश, नहीं तू पत्थर है पानी है। तू पत्थर और पानी में सीमित होने वाला नहीं है। पत्थर और पानी में सीमित होने वाला तू नहीं है। ना पत्थर है ना तू पानी है। एक वो सपना है, तू एक स्वप्न है। शेष पंक्तियों पर हम सब अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।